मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वहां अक्सर मजाक मजाक में एक बात कही जाती है कि अंग्रेज चले गए, अपनी औलादें ही छोड़ गए। वैसे बात तो मजाक की है, लेकिन मणिपुर के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, शायद आप में से बहुत सारे लोग आज भी मणिपुर के बारे में बहुत कम जानते हैं, और वैसे भी मणिपुर का इतिहास तो शायद आप लोग जानते ही नहीं है। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि मणिपुर पिछले 3 महीने से क्यों जल रहा है, इसका इतिहास क्या है, और क्यों अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी औलादें यहां रह के वही कर रही हैं जो अंग्रेज करते थे। देखिए, मणिपुर पूर्वोत्तर का एक बहुत ही अच्छा राज्य है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि पूर्वोत्तर की समस्याएं, जैसे पूर्वोत्तर 7 सिस्टर्स स्टेट कहलाता है, वहां के 7 राज्य हैं, लेकिन उन 7 राज्यों में कोई ना कोई अनरेस्ट कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी समय पे चलता रहा है। क्यों? उसके पीछे जो पेड़ या जो बीज अंग्रेजों ने बोया था, वो अंग्रेजों का बोया हुआ बीज आज भी पेड़ बनकर फल फूल रहा है और पूरे मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में समस्या के लिए जिम्मेदार है। अब आप समझिए, जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की तरफ भी देखा, क्योंकि बर्मा तक तो वो थे ही। तो उनको लगा कि अरे, यहां पे तो चाय की खेती भी हो सकती है, और साथ ही साथ यहां पर तेल के अकूत भंडार हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इंडियन ऑयल और दूसरी उसके जो तेल निकालने के जो केंद्र हैं, वो आसाम और उधर पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत ज्यादा है। तो साहब अंग्रेज थे, तो उनको यहां पे डाका भी डालना था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े सीधे सरल हैं, और जब वो लोग आए थे तो उस समय वहां के ज्यादातर लोग वैष्णव सनातनी थे, यानी वैष्णव मत के हिंदू थे। ये लोग जंगल और पहाड़ में रहते थे, और साथ ही साथ पूरे देश के जो अन्य भाग थे उनसे थोड़े से अलग थे, इनकी भाषा भी अलग थी, और ये लोग बहुमूल्य संपदा, जो कि खनिज संपदा थे, उसके मालिक थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसमें बर्मा से और दूसरे की तरफ से दबाव बनाकर इन राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। अब कब्जा कैसे करें? तो इन्होंने देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह से इनको अलग थलग करने की बात सोची। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, जब इस पे उनका शासन होने की कगार पे आया, तो इन्होंने इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था कर दी इन्होंने। यानी कि कोई भी इस इलाके में अगर आएगा तो आने से पहले इनर परमिट बनवाएगा, और जाते समय, जब वो एक समय सीमा से आगे तो पहली बार रह नहीं सकता, लेकिन जब वो जाएगा तो आउटर परमिट उसको लेना पड़ेगा। यानी कि हर आदमी की मॉनिटरिंग तो पहली बात हो जाएगी। दूसरी चीज, किसी और को यहां के लोगों से मिलने जुलने की इजाजत नहीं होगी, और ना ही यहां के लोग उनसे घुल मिल पाएंगे। परंतु इसके उलट उन्होंने अपने लिए यहां रहने के भवन बनवाए, बड़े बड़े अपनी कोठियां बनवाई, अपने अंग्रेज अफसरों को रखा, और धीरे धीरे चाय की बगानों पर कब्जा कर लिया, और यहां के लोगों को उसमें मजदूर बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन यहां के लोग स्वाभिमानी थे, तो इतनी आसानी से मजदूर तो बनते नहीं, और ना ही वो इस टाइप के थे। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने बाहर से मजदूरों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप समझिए, फिर इन्होंने देखा कि इस इलाके में तो ईसाई है नहीं, सारे वैष्णव मत के हिंदू हैं, तो इन्होंने ईसाई मिशनरियों को इनवाइट किया। और यहां पर, जबकि इनर परमिट आउटर परमिट की व्यवस्था इस देश के लोगों पर लागू थी, ईसाई मिशनरी पे इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं थी। ईसाई मिशनरी लोग यहां आए, उन्होंने वहां चर्च बनाए, और लोगों का आसानी से धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, तो अंग्रेजों ने इनसे कहा कि भाई, तुम लोगों को भी हम यहां पे एक ईसाई राज्य बनाने का एक वादा करते हैं, और उनको सपना दिखाने लगे। साथ ही साथ उन्होंने यह किया कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत तथा पूर्वी एशिया पर वो वहां से नजर बना के रखने का उन्होंने एक तरीके से उसको एक लॉन्च पैड बना दिया पूर्वोत्तर के राज्यों को। अब क्या हुआ कि मणिपुर चूंकि एक बड़ा समृद्ध राज्य था, तो वहां पे इन्होंने अपना पूरा कार्य करना शुरू किया। अब इन्होंने एक और चाल चली, इन्होंने धर्म परिवर्तित करके बने हुए जो ईसाई लोग थे, चूंकि वो सारे माइग्रेटेड थे, इंपोर्टेड लोग थे, उनको इंपोर्ट करके अंग्रेज लाए थे,
उनको इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया तथा उनको हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं देने लगे ताकि वो भाग के न जाएं और यहीं बस जाएं। अब क्या हुआ कि जब ये लोग धर्म परिवर्तन जो इन लोगों ने किया, उनको कुकी कहा जाने लगा। कुकी, जैसे आप जानते हो ना आजकल कुकीज चलती हैं कि जो तुरंत आप खा लेते हैं, जिनको कुकीज कहा जाता है, बिस्किट का भी एक नाम कुकीज है, तो उनको कुकी। और जो वैष्णव हिंदू थे उनको मैती समाज कहा जाने लगा। ये इन लोगों की पहचान थी। तब इतने अलग राज्य थे भी नहीं, और बहुत सारे नागा लोग, जो नागा लोग वैसे वस्तुतः जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये भी वैष्णव हिंदू थे, तो ये भी धर्म, इनको भी धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बना दिया गया। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों के बराबर या उनसे अधिक हो गई। अब ये लोग हमेशा जो है इनका कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों के साथ में जो है, चूंकि इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ था, तो इनका झगड़ा चलता रहा, तो इसलिए अंग्रेज जो है इस इलाके को भारत से विभाजन तो नहीं करवा पाए, लेकिन उन्होंने हिंदू मैतियों की संख्या कम करके और जो धर्म परिवर्तित कुकी थे उनकी जनसंख्या आगे आगे बढ़ाने में वो लोग कामयाब रहे। इस तरीके से मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नागा का कब्जा हो गया, जबकि 10% भाग पर मैती समुदाय को इन्होंने रहने दिया। और आज भी यह नियम लागू है कि मैती समुदाय के लोग 10% भूभाग से ज्यादा ना तो पूरे मणिपुर में कहीं जमीन खरीद सकते हैं और ना बस सकते हैं। नागा जहां चाहे वहां, जो 90% भूभाग पे बसे हुए हैं नागा और कुकी, वो जहां चाहे वहां बस सकते हैं। तो सबसे पहला झगड़ा तो जमीन का ही है, क्योंकि अब उन लोगों ने ओरिजिनल मैतीस को बाहरी कहना शुरू कर दिया और यहां से भगाने का षड्यंत्र चालू कर दिया है। अब क्या हुआ कि इस चीज को कैसे कंटिन्यू रखें, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अफीम की खेती को बढ़ावा दिया, गांजा चरस की खेती को बढ़ावा दिया, क्योंकि जो जितने भी बर्मा से माइग्रेटेड जो इंपोर्टेड लोग थे या जो गरीब मजदूर जिनको ये लेके आए थे, ईसाई बनाया, तो उसमें इन्होंने चाय की बगानों में काम करने के लिए उनमें इस प्रकार की नशे की लत भी लगवा दी थी। तो उस नशे की लत का पालन पोषण करने के लिए इनको अफीम की भी खेती करने दी, गांजा चरस की भी खेती करने दी, और उसको बेच बेच के, तभी तो सारे जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जो है नशे की कैपिटल माना जाता है कि हर राज्य में नशे का बहुत ज्यादा कारोबार होता है। तो उस पे क्या हुआ कि ईसाई और कुकियों ने कब्जा कर लिया। जो हिंदू वैष्णव थे वो कह दो ईश्वर से डरते थे या नशे से दूर रहने के लिए बहुत सारे हिंदुओं में जो है चीजें प्रचलित हैं, तो इसलिए उन्होंने तो ज्यादा नहीं अपनाया, लेकिन ईसाइयों ने और नागाओं ने नशे को अपना लिया। तो इससे भी जो है अफीम की खेती और इन सब चीजों का भी एक, इस संघर्ष जो चल रहा है उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अब आजादी के बाद क्या हुआ कि वहां के एक जो राजा थे, जिनका चूड़ा चांदपुर जो है जो राजधानी थी, उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। और उन्होंने फिर जो है आजादी के बाद जो भारत में विलय का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि हम भारत के लोग हैं तो भारत में ही रहेंगे। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि जो मूल वैष्णव के लोग जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए ताकि वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें और तरक्की कर सकें। तो नेहरू ने इस पे जो है उनसे कहा कि आप जाइए, हम आपकी बात नहीं मानते। अब खैर वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बेचारे अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। 1950 में भारत का संविधान जब बना तो नेहरू ने मैती समाज को कोई छूट नहीं दिया। देखिए, नागा और कुकी को तो दे दिया, लेकिन मैती समाज को कोई छूट नहीं दिया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नागा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि जिसमें 90% कुकी नागा कहीं पे भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, परंतु 10% इलाके में रहने वाले मैती हिंदुओं को यह सब अधिकार नहीं था। जैसे मैंने कहा ना, अंग्रेज चले गए तो अपनी औलादें छोड़ गए थे, तो अब उनकी औलादों ने भी जो है 1960 में जो लैंड रिफॉर्म आया एक्ट, उसमें यह प्रावधान भी कर दिया। यहीं से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के हालात को ठीक करने कभी भी वहां गए नहीं, और मेरे ख्याल में जब आजादी के बाद से मोदी ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में गए। मनमोहन सिंह जो कि राज्यसभा से आसाम के चुन के आते थे, लेकिन कभी आसाम ही नहीं गए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इन्होंने ब्रिटेन के MI6 और पाकिस्तान की ISI ने, इन लोगों ने मिलकर भारत को डिस्टेब्लिश करने के लिए कुकी और नागा समुदाय को हथियार देने लगी, ऑटोमेटिक वेपन्स देने लगे, जिसका उपयोग करके वो भारत के विरुद्ध उन्होंने उपयोग किया, तथा मैती वैष्णवों को भगाने के लिए उन्होंने इसका आर्म्ड रेबेलियन काम शुरू कर दिया। मैतियों ने
उनका जमकर मुकाबला किया। दिल्ली का कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी बेचारे जो है लड़ते रहे। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थन में रहे। चूंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, सो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर आईएसआई और MI6 के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया और भारत सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। अब जिसके कारण एक मिजो जनजातियों ने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। बिना दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने आईएसआई समर्थित कुकी, नागा और म्यांमार से भारत में अनधिकृत रूप से आए जिन जनजातियों से लड़ाई करते रहे कुकी, वो बेचारे अपने पैसों से, अपनी चीजों से, मतलब जो है हिम्मत और मेहनत करके इन लोगों से लड़ाई करते रहे। अब समझिए कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए हुए जिन चिन एक जनजाति है, चिन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देके बसा लिया। जैसे कि रोहिंग्या को बसाया गया, वैसे इन्होंने म्यांमार से आए हुए जो चिन CHIN इन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बसा लिया। ये लोग, ये चिन लोग जो थे, ये ISI के साथ मिलकर कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थन से थे और इन्होंने वैष्णव मैथियों से लड़ने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये समझिए कांग्रेस जो है अपने मतलब जो है मिशनरियों का जो मिशन पूरा करने के लिए चिन लड़ाकों को लाए जो कि कुकी और नागा से मिलकर आर्म्ड रिबेल करके और मैतीस को मारते रहे। अब पूर्वोत्तर की जो हालत बहुत खराब हो गई, जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन कभी ना निकाला गया और ना किसी कांग्रेसी ने इस पे ध्यान दिया। एक दिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि आदिवासी इलाकों में जब ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया। परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने ही लोगों की जानें ली, जिसमें बहुत सारे मैती मारे गए। इसके बाद विद्रोह और भी खूनी तथा सशस्त्र हो गया। इंदिरा गांधी ने चुपचाप जो है इस चीज को देखती रही। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व में आने से आईएसआई के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया था। उसने म्यांमार के चिन लोगों का मणिपुर में एंट्री कराया, जिसका कांग्रेस तथा उधर म्यांमार के अवैध चिन लोगों ने जंगलों में डेरा बनाया और वहां ओपियम यानी अफीम की खेती फिर से शुरू कर दी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चिन लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल के मैदान बन गया। अब क्या हुआ कि म्यांमार ने आईएसआई तथा ब्रिटेन में MI6 ने इस अफीम की तस्करी के साथ साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई, जैसा मैंने पहले बताया था। नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध जो है ये युद्ध फलता फूलता रहा और ये भी कांग्रेस भी आंख बंद करके देखती रही। अब 2014 में सरकार बदली। जब सरकार बदली तो मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच हुए नागा अकॉर्ड के बाद हिंसा में थोड़ी सी कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। अगर आपको याद हो AFSPA अफसा जो लगा हुआ था, जिसका विरोध यही कुकियों ने किया था कि भारत की सेना जो है उनके साथ रेप करती है, और महिलाओं ने नंगे होकर प्रदर्शन किया था, अगर आपको याद हो। तो अब क्या हुआ कि जब आक्रमण बंद हुए तो भारत सरकार ने वहां पे अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। वहां के मिनिस्टर बनाए जाने लगे। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए। भारत के प्रति यहां के लोगों का दुराव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई। वहां से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हुआ। इसके कारण इन पार्टियों का एक प्रमुख जो धन का स्रोत, जो कि अफीम तथा हथियारों की तस्करी थी, वो चला गया। आप याद करिए, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, हर जगह आजकल मतलब जो है इनके जितने भी कम्युनिस्ट की सरकारें थी या कांग्रेस की, सब खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ, ये अफीम तथा हथियारों की तस्करी से जो पैसा आता था वो भी खत्म हो गया, जिसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह से पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया, जिसका कि बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, पैसे आने बंद हो सके थे। अब क्या हुआ कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया कि अब मैती जनजात को भी एसटी का स्टेटस मिलेगा, क्योंकि एसटी के स्टेटस के लिए 1950 से इनका आंदोलन चल रहा। इसका परिणाम यह होगा कि नेहरू के बनाए हुए फार्मूले का अंत हो जाएगा, जिससे मैती लोग भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पूरे मणिपुर में कहीं भी जगह रह बस और जमीन ले सकेंगे। अब यह बात कुकियों नागा को मंजूर नहीं थी। कुकियों ने क्या किया कि इसका विरोध करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागे। विरोध प्रदर्शन चालू हुआ।
इधर क्या हुआ, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार जो है पहचान करके म्यांमार से आए हुए अवैध चिन जनजाति के लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को खत्म करेगी। इसके कारण तस्करों का गैंग भी सदमे में आ गया। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने अपने दिल्ली बैठे आकाओं कम्युनिस्ट लुटियन मीडिया को जागृत किया। पहले इन लोगों ने अखबारों और मैगजीनों में गलत लेख लिखकर उल्टी जानकारी देकर शेष भारत के लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया। इसके बाद दिल्ली से सिग्नल मिलते ही ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने मैती जो वैष्णव लोग थे उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसका जवाब मैतियों द्वारा भी दिया जाने लगा, जिससे कि ये लोग और ज्यादा फनफना गए। इनको बहुत वो हुआ कि ये लोग कैसे हमारा जो है ये विरोध कर सकते हैं। अब कुकी नागा के साथ जो दिल्ली में बैठे उनके आका थे वो भी इस बात को सोच नहीं पाए कि ऐसा विरोध कैसे चालू होगा। तब भी जो है ये लोग विक्टिम कार्ड बनाकर इन्होंने अपना धंधा चालू कर दिया। अब क्या हुआ कि भारत की जो मीडिया का एक वर्ग है जो कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस का प्रवक्ता है, जिसमें से कि आप ये मान सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है किसी न किसी तरह से सपोर्ट करता है, वो जो है कुकियों के समर्थन में हर तरीके का नैरेटिव चला रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो यहां के मूल निवासी थे उनको बाहर करने की जो योजना जो 1950 से नेहरू ने लागू की थी, वो योजना अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई। और जब मणिपुर के जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इनको भी एसटी में शामिल किया जाएगा, तो इससे ये लोग और बिफर पड़े। यही इस पूरी लड़ाई झगड़े का मूल कारण है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि जो हिंदू मैती समुदाय है उसको उनका हक मिले, और ये सिर्फ अपनी अफीम की खेती करने, भारत को डरा धमका के उसके विरुद्ध विद्रोह करने और ईसाइयों का पूरा एक अलग राज्य बनाने के लिए आमादा हैं, जिसका कि मैती वैष्णव समुदाय पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। अब आप समझिए ये पूरी है कहानी। यानी कि जो अंग्रेज चले गए थे वो अपनी जो औलादें यहां छोड़ गए, उनके चलते मणिपुर और सारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसको ना कोई जानना चाहता ना समझना चाहता है। मोदी गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी कोशिश की और पूर्वोत्तर के राज्यों में ध्यान देना शुरू किया, बड़े बड़े हाईवेज बनाने शुरू किए, एयरपोर्ट डेवलप करने शुरू किए। उससे कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को और वामपंथियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगनी शुरू हुई। और साथ ही साथ जब अफीम की खेती, गांजे चरस की खेती खत्म होने का नौबत आई, तो इनके जो फंडिंग थी वो भी बंद होने लगी, जिसके कारण जो है ये चाइना से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, हर जगह से हथियार ले लेके इस तरीके का विद्रोह कर रहे हैं। और जिन दो महिलाओं के बारे में ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो भी इसी एक टूलकिट गैंग का हिस्सा हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में मैं कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बातें छन छन के सामने आ रही हैं कि वो भी जो है इस प्रकार के विद्रोह में पहले भी शामिल रही हैं। तो दोस्तों, ये समझने की बात है कि जो मणिपुर आजादी के पहले और आजादी के बाद से अब तक यूं ही जलता रहा। अब जब मणिपुर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई तो इन लोगों ने एक बार फिर से उसको जलाने का कुत्सित प्रयास चालू कर दिया है। आप समझिए इसके गुनाहगार कौन है, ये पूरा नैरेटिव कौन चला रहा है, सच्चाई क्यों नहीं सामने आने दी जा रही है, सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही कि मणिपुर का इतिहास जो है मैती समुदाय का इतिहास है। वहां के राजा भी जो थे वो मैती समुदाय के थे, और ये कुकी और जो नागा हैं, नागा जो ट्राइबल थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन जो नागा ईसाई हैं और जो कुकी ईसाई हैं वो चिन जनजाति के साथ, जो कि म्यांमार की जनजाति थी, उसके साथ मिलकर जो है ये सारा का सारा टंटा खड़ा किए हुए हैं, जिसकी की जांच होनी बहुत जरूरी है। और जिसके लिए एन बीरेन सिंह ने कहा था कि इनकी पहचान करके इनको मणिपुर से बाहर किया जाएगा। तो सारा मुद्दा जमीन का, कहते नहीं कि जर जोरी और जमीन का है, जिसके कारण ये सारा बवाल मच रहा है। और याद रखिए, ये दो समुदायों के बीच की लड़ाई तो है ही साथ ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्यताओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ ईसाई सभ्यता है और दूसरी तरफ हिंदू सभ्यता है। और ये लड़ाई इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए और मणिपुर की पूरी समस्या को समझने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।